लक्ष्मण जी। जी सर। 10 मिनट हो गए होंगे मेरे ख्याल से आपको। हाँ हो गए सर, 10-15 हो गए अभी, 10:15। 10-15 हो गए। चलो एक शुरू कर सकते हैं लक्ष्मण जी। जी सर। चलिए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम संडे को 2 क्लासें आयोजित कर रहे हैं। पहली क्लास इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की और दूसरी क्लास इंडियन पॉलिटी सिस्टम की शुरू कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी सिस्टम में हमारा एक लेक्चर संपन्न हो चुका है। आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर में जो सिलेबस है, दूसरे लेक्चर का हम क्या पढ़ाएंगे, पहले हम इसको आपको बताएंगे और उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लक्ष्मण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पीपीटी को शेयर करें। लक्ष्मण जी पीपीटी शेयर करें। जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी शेयर करते हैं तब तक मैं आपको चलिए, अब पीपीटी शेयर हो गई है। इसका जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 का ये पार्ट है। ये लेक्चर 2 में मैं 3 टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। पहला टॉपिक है संविधान सभा और चुनाव। लक्ष्मण जी टिक कीजिए जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संविधान सभा और उसका चुनाव। दूसरा टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है संविधान की निर्माण की प्रक्रिया और तीसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। इन 3 टॉपिकों को हम लेक्चर 2 के अंतर्गत कवर करेंगे। लक्ष्मण जी अगली पीपीटी लगाइए। पीपीटी 2 देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं आपको यहाँ एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि हम लक्ष्मण जी किसी की आवाज आ रही है, उसको म्यूट कर दें। हाँ चलिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का मैं उल्लेख करूंगा और बाकी की जो विशेषताएं हैं वो लेक्चर वाइज लेक्चर जहां जहां पर जरूरी होगी हम उसको पढ़ते रहेंगे। पहला, हमने भारतीय संविधान के संघात्मक लक्ष्यों को देखते हैं। संघात्मक विशेषता होती है कि भाई केंद्र और राज्य अलग अलग संस्था होती है। केंद्र और राज्य, केंद्र को क्या अधिकार है, राज्यों को क्या अधिकार है, उसको संघात्मक विशेषता बोलते हैं। अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो किन आधारों पर हम कहते हैं कि भारत राज्य का संघ है, उसको हम संघात्मक लक्षण बोलते हैं। उनके आधार हैं, पहला, संघ सूची और राज्य सूची अलग अलग है। संघ सूची के विषय पर कानून संघ बनाता है और राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य बनाते हैं। दूसरी विशेषता है संघात्मक लक्षण की कि इसका एक लिखित संविधान होता है। भारत का संविधान लिखित संविधान है और जहां जहां लिखित संविधान है वह संघात्मक लक्षण की विशेषता होती है। तीसरी इसकी जो संघात्मक लक्षण की विशेषता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होना है। भारत में केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है, वह संघ व राज्य के मैटर को और राज्य और राज्यों के मैटर को निपटाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय लक्षण है
संघात्मक भारत के संघात्मक विशेषता का उदाहरण है। इसकी जो संघात्मक लक्षण की अगली विशेषता है वो है संघीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था। भारत में भी लोकप्रिय सदन लोकसभा है और राज्यों का सदन राज्यसभा है। ये संघात्मक लक्षण की भारत में कुछ विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में एकात्मक लक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हम लेते हैं भारत में एकात्मक लक्षण की विशेषताएं। पहली विशेषता है अवशिष्ट शक्तियां जो संघ को सौंपी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां से अर्थ है एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में कानून संघ बनाता है, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य बनाते हैं और समवर्ती सूची के विषय पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। और जो इन तीनों सूचियों में विषय नहीं दिए गए हैं उनको अवशिष्ट विषय कहा गया है और अवशिष्ट विषय पर जो कानून है वो संघ बनाएंगे आर्टिकल 248 के तहत, इसलिए इनको अवशिष्ट शक्तियां कहा गया है। और अवशिष्ट शक्तियां भारत के एकात्मक लक्षण की विशेषता है। दूसरा है एकल नागरिकता, यह भी एकात्मक लक्षण की विशेषता है। भारत का कोई व्यक्ति किसी प्रदेश या राज्य का नागरिक न होते हुए वह भारत का नागरिक होता है, ना कि वह मध्य प्रदेश का नागरिक, उत्तर प्रदेश का नागरिक ऐसा नहीं होता। यह भी भारत की एकात्मक लक्षण की विशेषता है। तीसरा है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद भारत के एकात्मक लक्षण की विशेषता होती है। राज्यपाल मनोनीत होता है, वह केंद्र का एजेंट होता है, वह केंद्र को रिपोर्ट भेजता है कि वह प्रांत का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा। इसलिए राज्यपाल का जो पद है वो एकात्मक लक्षण की विशेषता है। अगला है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां में पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्र में निहित हो जाती है, केंद्र से ही निर्णय किए जाते हैं और आपातकालीन शक्तियां भी भारत के एकात्मक लक्षण की विशेषता है। अगला है दो या दो से अधिक राज्य मिलकर राज्य सूची के विषय को संघ को सौंप सकते हैं। कोई दो राज्य यदि उनको लगता है, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश किसी विषय को केंद्र को सौंप दें कि वह कानून केंद्र बनाए, ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में है, तो यह भी भारत के एकात्मक लक्षण की विशेषता है। अंतरराष्ट्रीय संधि। अंतरराष्ट्रीय संधियों जो लागू होती है वो संघ करता है, अतः अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं वो कोई राज्य लागू नहीं कर सकता, कोई प्रदेश लागू नहीं कर सकता। कोई प्रदेश अंतरराष्ट्रीय संधि में बिना केंद्र की अनुमति के भाग नहीं ले सकता है। अतः जितनी भी इंटरनेशनल संधियां होती हैं वो भी एकात्मक राज्य की विशेषता है। यही कारण है कि भारत को अर्ध संघीय राज्य कहा गया है। अर्थात भारत में संघात्मक लक्षण की भी विशेषता है और भारत में एकात्मक लक्षण की भी विशेषता पाई जाती है, इसलिए भारत को अर्ध संघीय कहा गया है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जब यह लेक्चर पूरा हो जाएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि संघात्मक लक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं, एकात्मक लक्षण की कौन सी। आवाज थोड़ी अटक रही है आपकी, थोड़ी सी क्लियर नहीं है आपकी आवाज। हाँ। सर आवाज क्लियर नहीं आती। एक मिनट में देखता हूँ। हेलो, अब आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, अभी क्लियर है। हाँ सर। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। जी सर। लक्ष्मण जी अगली पीपीटी लगाइए। पीपीटी का है। चलिए अगली जो विशेषता है भारत के संविधान की वो महत्वपूर्ण विशेषता है कि आपने हर बार पढ़ा होगा कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण।
संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। भारत, लक्ष्मण जी कोई माइक खुला हुआ है, उसको म्यूट कीजिए। हाँ, भारत का संविधान कठोर भी है, भारत का संविधान लचीला भी है। अर्थात भारत के संविधान में दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, कठोर और लचीला संविधान। इसको हम 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला, भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। साउंड प्रॉब्लम है? हेलो हेलो लक्ष्मण हाँ, जी, हाँ सर, ये बीच आवाज बीच आ में रही है थोड़ी, कि नहीं? हाँ जी सर, आ रही आवाज है अटक आवाज, रही है सर, क्लियर आवाज नहीं आती। बीच बीच में थोड़ी सी अटक रही है। सर, इंस्ट्रूमेंट तो वही है जो इकोलॉजी में प्रयोग किया गया था, और ये है, पता नहीं क्यों अटक रही है। चलिए खैर, देखिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। पहला जो संविधान संशोधन, पहला जो बताया है, मैंने बताया साधारण बहुमत से संशोधन। इसको थोड़ा कीजिए जरा लक्ष्मण जी, साधारण बहुमत से संशोधन। और दूसरा जो संशोधन है विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरा जो संशोधन है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। देखिए, भारत के संविधान को कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। पहला है साधारण बहुमत से संशोधन। साधारण बहुमत से संशोधन कैसे होता है, हम इसको समझें। ये है उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक। देखिए, उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य के आधे से एक अधिक। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि भारत में कुल 500 सांसद हैं लोकसभा में। अब 500 सांसद में से यदि उस दिन 100 सांसद उपस्थित हैं, उस दिन मतलब उपस्थित सांसद 100 हैं, और 100 सांसदों में से यदि 51 सांसद विधेयक के पक्ष में मतदान कर दें तो वह विधेयक पारित हो जाएगा। भले ही टोटल सांसदों की संख्या 543 है, 543 सांसद में से यदि मान लीजिए 100 सांसद उपस्थित हैं और 100 सांसद में से 51 सांसद भी विधेयक के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो वह विधेयक पारित हो जाएगा। इसको कहते हैं साधारण बहुमत से संशोधन। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं कि साधारण बहुमत से कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर लीजिए लक्ष्मण जी, थोड़ी सी सीट को, हल्की सी, बस बस। साधारण बहुमत से पहला जो संशोधन किया जा सकता है वो है नए राज्यों का निर्माण व सीमाओं में परिवर्तन। टिक कर दीजिए, नए राज्यों का निर्माण व सीमाओं में परिवर्तन। दूसरा है विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन, जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, यदि मध्य प्रदेश चाहे तो विधान परिषद के गठन की प्रस्ताव लोकसभा को भेज सकता है। लोकसभा साधारण बहुमत से इसका गठन कर सकती है। अगला है सांसदों के वेतन और भत्ते। आपने देखा होगा सांसदों के वेतन और भत्ते का जब भी प्रस्ताव आता है तो ये ध्वनि मत से पारित हो जाता है और सारे सांसद एक तरफ होते हैं। यदि एक तरफ ना हो तो भी साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाएगा। चौथा है 8वीं अनुसूची की भाषा।
8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। यदि ऐसा लगता है किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ना आवश्यक है तो साधारण बहुमत से हम ऐसा कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, साधारण बहुमत क्या है? साधारण बहुमत है कि उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के आधे से एक अधिक। मान लीजिए उस दिन 100 सदस्य उपस्थित हैं, अगर 51 सदस्यों ने पक्ष में और 49 सदस्यों ने विपक्ष में वोटिंग की तो भी साधारण बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और साधारण बहुमत से कौन कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। अब आता है विशेष बहुमत से संशोधन। थोड़ा सा ऊपर कीजिए मुझे लक्ष्मण जी, थोड़ी सी पीपीटी को हल्की सी नीचे कीजिए तो संशोधन कितने प्रकार के होते हैं वो लिखा है, हेडिंग लिखी है मैंने। थोड़ी सी इसको क्या कहेंगे, ऊपर की तरफ ले जाइए लक्ष्मण जी, जो हेडिंग लिखी है, बस बस। अब दूसरा संशोधन विशेष बहुमत से संशोधन होता है कि विशेष बहुमत से हम कैसे संशोधन करेंगे। विशेष बहुमत से संशोधन जो होता है वो होता है, उसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त होती है सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक सदस्य उपस्थित थे। मान लीजिए लोकसभा को लें, भारत में 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य में से वहां पर जो उपस्थिति है वो कम से कम 272 सदस्य, मेरे ख्याल से उसका 50% प्लस 1 272 होना चाहिए। 272 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। साधारण बहुमत में क्या हो रहा है? साधारण बहुमत में ये हो रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले एक अधिक। और विशेष बहुमत में पहली शर्त क्या है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक सदस्य उपस्थित हो, यानी 272 सदस्य उस दिन उपस्थित हैं। और दूसरी शर्त क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा यह पारित किया जाए। अब 272 सदस्य उपस्थित हैं, पहले तो एक शर्त ये है। दूसरी शर्त यह है कि 272 के 2/3 सदस्यों द्वारा ये पारित हो, अर्थात 2/3 सदस्य 272 के जितने होंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उतने सदस्यों द्वारा इसको पारित किया जाना आवश्यक है। लगभग 272, मेरे ख्याल से 180-190 सदस्य के लगभग होना चाहिए। संशोधन कौन सा होगा? आर्टिकल 368 के तहत जितने भी संशोधन होंगे वो इस आधार पर किए जा सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो संशोधन होता है हम उस पर नजर डालते हैं। तीसरे प्रकार का संशोधन है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना आवश्यक है। मतलब जो तीसरे प्रकार का संशोधन में विशेष बहुमत से जो संशोधन की जो 2 शर्तें होती हैं, पहली शर्त जो है सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक, वो पूरी होना चाहिए। दूसरी है उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, ये है। और तीसरा है भारत के जो 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में से कम 15 राज्यों की विधानसभा उनको समर्थन कर दे तो वह संविधान संशोधन पारित हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसके अंतर्गत कौन कौन से संशोधन पारित किए जा सकते हैं? पहला है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इस आधार पर संशोधित होगी। दूसरा है न्यायपालिका की शक्ति में कोई परिवर्तन होगा तो इसी आधार पर होगा। और तीसरा है अनुच्छेद 368 में संशोधन, वो भी इसी आधार पर होगा। और चौथा है केंद्र राज्य के मध्य शक्ति विभाजन में परिवर्तन, वो भी इसी आधार पर होगा। देखिए ये बहुत अच्छे से समझने की चीज है, इसलिए मैं इस पर जोर डाल रहा हूँ। हमारा जो
टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता भारत के संविधान की ये है कि यह कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। कठोर और लचीला संविधान हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह यहाँ साधारण बहुमत से भी संशोधन होता है। साधारण बहुमत कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य संख्या के से एक अधिक। यहाँ विशेष बहुमत से भी संशोधन होता है। विशेष बहुमत में दो शर्तें होती हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है कठोर भी है और लचीला भी है, अर्थात कठोर और लचीले संविधान का सम्मिश्रण है। आप समझ गए होंगे कठोर और लचीले संविधान में अंतर। चलिए आगे कीजिए पीपीटी। एक मिनट पीछे अगली पीपीटी, सॉरी पुरानी पीपीटी में बस, हाँ बस। चौथी जो भारत के संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। जब हम फंडामेंटल टॉपिक पर पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही विस्तार से जिक्र करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। अगली जो विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आएंगे तो विस्तार से जानेंगे। अगली विशेषता है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। हम जब यहाँ वहां पर पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे। और अगला है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, इसको भी हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा भी भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं जो समय आने पर हम करते रहेंगे। हमें मूल चीज समझाना थी कठोर और लचीले संविधान में अंतर, जो हमने समझाया आपको। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। अब जो पीपीटी है इसमें है संविधान सभा और संविधान का निर्माण, अर्थात संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, हम इसको समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा और उसमें कहा कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा का जिक्र सबसे पहले किसने किया, तो आप कहेंगे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक लेख लिखा और उस लेख के माध्यम से उन्होंने कहा भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को अंडरलाइन करने का कष्ट करें लक्ष्मण जी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का जिक्र सबसे पहले किसने किया, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने किया। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा होने की बात की। दूसरी बार किस भारतीय नेता ने, क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की बात की, तो आप कहेंगे गांधी जी ने दूसरी बार संविधान सभा, दूसरे वे नेता थे जिन्होंने संविधान सभा होने की बात कही। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि 1942 में क्रिप्स मिशन ने ब्रिटेन की तरफ से संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधिकारिक रूप से किसने ब्रिटेन की तरफ से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, तो आप आंसर देंगे क्रिप्स मिशन। अगला मैंने जो पॉइंट लिखा है कैबिनेट मिशन 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकृति दी गई। स्वीकार किया क्रिप्स मिशन ने, स्वीकृति दी गई कैबिनेट मिशन द्वारा और इस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए ये 4 पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हैं। इन 4 पॉइंट में से कम 15 से 20 प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने सबसे पहले संविधान सभा की बात कही, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। यदि मैं आपसे पूछूं वह कौन सा दूसरा भारतीय नेता था जिन्होंने संविधान सभा की बात कही, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी।
अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से किसने स्वीकार किया, तो आप कैबिनेट मिशन नहीं बताएंगे, आप मिशन बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ, तो आप कैबिनेट मिशन कहेंगे। अब आइए कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, थोड़ा आगे कीजिए। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को समझते हैं कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्या है। कैबिनेट मिशन जब भारत में कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव जो था, मैं उसको बताऊं, पूरे भारत को 3 भागों में बांटा जाएगा। कैबिनेट मिशन का पहला प्रस्ताव था कि पूरे भारत को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में हिंदू बहुल क्षेत्र रखे जाएंगे। ग्रुप ए में हिंदू बहुल क्षेत्र रखे जाएंगे। ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र रखे जाएंगे। एग्जाम्पल, सिंध, बलूचिस्तान, NWF का है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और चौथा है पंजाब। ग्रुप सी में असम और बंगाल को रखा जाएगा। कैबिनेट मिशन का पहला प्रस्ताव था कि पूरे भारत को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। ग्रुप ए हिंदू बहुल क्षेत्र, ग्रुप बी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ग्रुप सी बंगाल और असम को रखा जाएगा। थोड़ा सुनता है लक्ष्मण जी। पहले तीनों अपने अपने संविधान का निर्माण करेंगे और फिर तीनों मिलकर भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। देखिए, कैबिनेट मिशन ने कहा कि पूरे भारत को 3 भागों में बांटेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। फिर कहा कि ग्रुप ए अपने संविधान का निर्माण करेगा, ग्रुप बी अपने संविधान का निर्माण करेगा और ग्रुप सी अपने संविधान का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद ये तीनों मिलकर भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति दी गई। पाकिस्तान बनाने की मांग को रिजेक्ट कर दिया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति दी गई। जैसे मैं आपको बताऊं, तो उसमें कहा गया ग्रुप ए में, उसमें कहा गया कि ग्रुप ए में हिंदू बहुल क्षेत्र, ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र। जब ये ग्रुप बी बनाया, उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र रखे गए, तो यह आज नहीं तो कल पाकिस्तान बनने वाला था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आज नहीं तो कल फिर से पाकिस्तान की मांग जबरदस्ती उठेगी। तो कहा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति दी गई, परंतु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ जो कैबिनेट मिशन की विशेषता है, आप उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि किताबों में नहीं दिया गया है इस तरह की विशेषताएं, और यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से पूछेगी। अगली है, शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया, परंतु बाद में इसे स्वीकार कर लिया। शुरुआत में कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन का विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, परंतु बाद में इसे स्वीकार कर लिया गया। देखिए, कैबिनेट मिशन का पहला पॉइंट क्या था कि पूरे भारत को 3 वर्गों में बांटेंगे। पहला वर्ग था ग्रुप ए का, दूसरा था ग्रुप बी का और तीसरा था ग्रुप सी का। ग्रुप ए हिंदू बहुल क्षेत्र था, ग्रुप बी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और ग्रुप सी में असम और बंगाल को रखे गए। साथ ही इसमें कहा गया कि पहले तीनों ग्रुप अपने अपने संविधान का निर्माण करेंगे, उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण।
उसके बाद पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तीसरी थी कि पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, परंतु बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान से पढ़िए, लास्ट में मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। चलिए, कैबिनेट मिशन की दूसरी जो विशेषता थी या दूसरी बात उन्होंने कही थी, वो ये कही थी कि एक संविधान सभा बनेगी, एक संविधान सभा बनेगी और जिसमें 389 सदस्य होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 389। दूसरी बात जो कैबिनेट मिशन ने कही वो ये कही एक संविधान सभा होगी और जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से 3 भागों में विभाजित होंगे। ये सदस्य कहां कहां से आएंगे? 3 भाग हैं। पहला ब्रिटिश भारत से आएंगे। उस समय ब्रिटिश भारत के जितने प्रांत थे, 14 प्रांत थे, उन प्रांतों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों में से आएंगे। दूसरा था चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी को 4 स्थान आरक्षित किए गए। एक चीफ कमिश्नरी, जो 4 चीफ कमिश्नरी थी, वो थी दिल्ली, वो थी अजमेर, वो थी ब्रिटिश बलूचिस्तान, वो थी कुर्ग। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कृपया इसका ध्यान रखें कि जो चीफ कमिश्नरियां थी वो 4 थी। पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा ब्रिटिश बलूचिस्तान, चौथा कुर्ग। ये 4 चीफ कमिश्नरियां थी, वहां से 4 सदस्य लिए जाएंगे। और तीसरा था देशी रियासतों से। देशी रियासतों से 93 सदस्य लिए जाएंगे और ये 93 सदस्य का चुनाव नहीं होगा। ये देशी रियासतें के सदस्य मनोनीत होंगे। जो देशी रियासतें हैं उनमें से 93 सदस्य मनोनीत होंगे और इस प्रकार कुल सदस्य संख्या 389 हो गई। ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य। ये कैबिनेट मिशन की दूसरी बात उन्होंने कही। चलिए ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी पीपीटी को। बस, तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही, भारत संघ बनेगा। भारत एक संघ बनेगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रांत अर्थात जिनमें 292 सीटें आरक्षित की थी वो वाले प्रांत, और दूसरा देशी रियासतें शामिल होंगी। देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी कि वह भारत संघ में शामिल हो या स्वतंत्र अस्तित्व हो। देखिए, अभी यहाँ कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया है, तो अभी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान में शामिल हो, अभी भारत की बात की जा रही है। तो भारत संघ में शामिल हो या उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। जब पाकिस्तान की मांग मान ली गई तो देशी रियासतों को 3 स्वतंत्रता मिली, या तो वह भारत संघ में शामिल हो, या वह पाकिस्तान संघ में शामिल हो, या स्वतंत्र अस्तित्व। तो अर्थात भारत संघ बनेगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे और दूसरा देशी रियासतें होंगी। देशी रियासतें या तो भारत संघ में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र अस्तित्व होगा। ये तीसरी बात कही कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने जो चौथी बात कही वो कही कि चुनाव होगा। जो प्रतिनिधि होंगे, जैसे 389 सदस्य होंगे, उनका चुनाव होगा जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। चुनाव जो है, चुनाव 3 क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया। पहला था सिख, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था सामान्य। सिख के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई, मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई और बाकी की सामान्य सीटें। चुनाव की जो व्यवस्था थी, चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से जनता के प्रतिनिधि वोट करेंगे। अप्रत्यक्ष रीति से होगा, जनता सीधे भाग नहीं लेगी। देखिए, संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुए थे
तो विभिन्न प्रांतों में जो सरकारें कार्य कर रही थी, जैसे कि मध्य प्रांत में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जो ब्रिटिश प्रांत थे जितने भी, वहां जो सरकारें काम कर रही थी, उन सरकारों के जो प्रतिनिधि थे, जिन्हें हम वर्तमान में विधायक कहते हैं, जो वहां पर प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने वोटिंग की थी। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, उसी तरह उन लोगों ने वहां पर वोटिंग की थी, जनता ने सीधा भाग नहीं लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के चुनाव में जनता ने भागीदारी की थी तो नहीं की थी। अगली बात जो कही थी 5वें नंबर की, थोड़ा सा ऊपर करें, बस 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 बस। पांचवा पॉइंट था निर्वाचन कैसे होगा। तो निर्वाचन जो था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरी मत प्रणाली के आधार पर निर्वाचन की बात कही गई थी। जो कैबिनेट मिशन ने जो कहा था निर्वाचन कैसे होगा, तो होगा निर्वाचन होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरी मत प्रणाली से। चलिए अब इसको बढ़ाइए, पीपीटी 6 को ऊपर कीजिए, पीपीटी 6। हाँ बस देखिए, उस समय जो चुनाव हुए उसके परिणाम क्या क्या आए। चुनाव के परिणाम क्या क्या आए। चुनाव में 389 सीटें थी। उन 389 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजय प्राप्त की। 389 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग को 78 सीटें आरक्षित की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने, सॉरी मुस्लिम लीग को नहीं, मुस्लिम लीग तो एक पार्टी है, मुसलमानों के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई थी। उन 78 सीटों में से मुस्लिम लीग पार्टी ने 73 सीटें जीती। यह एक बहुत बड़ी संख्या होती है कि 78 में से मुस्लिम लीग अकेली पार्टी ने 73 सीटें जीती। अन्य को 108 सीटें प्राप्त हुई। इस अन्य में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिनको कि मनोनीत किया जाना था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाना था, मतलब 93 सीटें जो देशी रियासतों की थी, उस अन्य में 93 सीटें भी शामिल थे। अर्थात लगभग 17 सीटें अन्य लोगों को प्राप्त हुई और इस प्रकार से कुल 389 सीट। देखिए अब उस समय हुआ क्या, कैबिनेट मिशन को तो स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, परंतु जब मुस्लिम लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जो मुसलमानों को 78 सीटें आरक्षित थी, तो एक तरफा वोटिंग मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के लिए की। मतलब 78 में से 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। इतनी बड़ी संख्या में जब मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त हो गई 78 में से, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। और आपने देखा होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी, जिसमें कई लोगों की हत्याएं हुई थी। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम यह नहीं जानेंगे कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, ना तो हमें इसकी जानने की रुचि है और ना ही हम इसको समझेंगे। हमें भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हम इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे कीजिए। संविधान का निर्माण। देखिए कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो हर किताब में मिलेंगे, जरूरी है, तो मैंने उसका उल्लेख किया है। पहला है संविधान की पहली बैठक, वो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। पानीपत 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ये कुछ पॉइंट हैं, आपको मालूम होगा, इनमें से लगभग क्वेश्चन सेट के रूप में आ जाते हैं। हर किताब में दिए हुए हैं पॉइंट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों का संकलन जिसमें से क्वेश्चन आते हैं मेरे द्वारा किया गया है। अब हम बी.एन. राव के बारे में जानेंगे कि बी.एन. राव कौन है। देखिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व के कारण कुछ लोगों का व्यक्तित्व दब गया। एक बार हमने जिक्र भी किया था, एक दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व डॉक्टर अम्बेडकर के कारण छोटा पड़ गया। पहला व्यक्तित्व था जोगेंद्र नाथ मंडल, जिसकी हमने चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री बनाए गए थे। दूसरे थे बी.एन. राव। बी.एन. राव एक ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। वो कई देशों के दौरा किया था, उन्होंने कई देशों का संविधान पढ़ा था और संविधान सभा के, भारत के संविधान सभा के एक सलाहकार बनाए गए। बी.एन. राव ने ही भारत का संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था और संविधान सभा को सौंपा था। डॉक्टर बी.एन. राव जाने माने विधि विशेषज्ञ थे और उन्होंने कैसे प्रारूप भारत का रहेगा उसको संविधान सभा को सौंपा था और उसी प्रारूप पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर थे, बी.एन. राव भी एक जाने माने विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व के कारण मैं ये नहीं कह रहा कि बी.एन. राव का नाम ज्यादा नहीं हो पाया, परंतु इतना है कि डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता के कारण ये जो विद्वान हैं उनका नाम दूसरी पंक्ति में आ गया। चलिए अब हम बी.एन. राव को समझते हैं। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। उनको संविधान का सभा का गठन के साथ ही उन्होंने भारत का संविधान कैसे होगा उसकी ड्राफ्टिंग करके संविधान सभा को सौंपी। उम्मीद है आज इतना ही रहेगा। आज हमने क्या क्या पढ़ाया मैं उसको शॉर्ट में रिवीजन करता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर। पहला मैंने सिलेबस बताया कि हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे: संविधान सभा का चुनाव, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान की विशेषताएं। फिर मैं दूसरे पे आया कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। मोटी मोटी विशेषताएं मैंने बताई। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या है। संघात्मक लक्षणों में संघ सूची और राज्य सूची अलग अलग है। लिखित संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था संघात्मक लक्षण के उदाहरण है। फिर भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण पर आए, उसमें अवशिष्ट शक्तियां हमको दी गई हैं: एकल नागरिकता, राज्यपाल का पद, आपातकालीन शक्तियां, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर राज्य सूची के विषय को संघ को दे सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि संघ बनाएगी। फिर हम अगला जो आए तीसरा कठोर और लचीला संविधान का मिश्रण। संशोधन 3 प्रकार से। पहला साधारण बहुमत से संशोधन। साधारण बहुमत से संशोधन उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक। इसमें जो संशोधन हो सकते हैं वो है नए राज्यों का निर्माण व सीमाओं में परिवर्तन। दूसरा है विधान परिषद का गठन।
तीसरा है सांसदों के वेतन भत्ते। चौथा है 8वीं अनुसूची की भाषाएं। दूसरा संशोधन मैंने बताया विशेष बहुमत से संशोधन। विशेष बहुमत से संशोधन के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त है सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक सदस्य उपस्थित हों, और दूसरी शर्त है उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा उसे पारित किया जाए। तीसरा संशोधन है विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसमें भी 2 शर्तें पूरी करना है। पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक, और दूसरा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा। कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं मैंने ये बताया। इसके बाद चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं विशेषता मैंने बताई संविधान की कि समय के साथ हम इनको पढ़ेंगे। जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान, ये हम समय के साथ करेंगे। फिर अगली पीपीटी पर आके हमने बताया कि संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर गए। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। दूसरे नंबर पर गांधी जी ने बात की थी। संविधान सभा को ब्रिटेन की तरफ से आधिकारिक रूप से मिशन ने स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे, पहला प्रस्ताव था पूरे भारत को 3 भागों में बांटा जाए। ग्रुप ए जो हिंदू बाहुल क्षेत्र था, ग्रुप बी जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब इसमें शामिल थे। ग्रुप सी में असम और बंगाल के क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद कैबिनेट मिशन ने कहा कि तीनों ग्रुप पहले अपने अपने संविधान का निर्माण करेंगे और फिर ये तीनों मिलकर भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। अगली बात, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकृति दी गई। अगली बात, शुरुआत में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, परंतु बाद में इसे स्वीकार कर लिया। फिर हम इसकी दूसरी जो बात थी कैबिनेट मिशन की, वो ये थी एक संविधान सभा बनेगी जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। ये जो चीफ कमिश्नरी है वो दिल्ली, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान और दुर्ग थे। देशी रियासतों से 93 सदस्य जो कि मनोनीत होंगे। इस प्रकार कुल 389 सदस्य हो गए। और तीसरी बात इसमें जो कही थी वो ये थी भारत संघ बनेगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होंगे और दूसरे देशी रियासतें होंगी। देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी कि वह भारत संघ में शामिल हो या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। चौथी बात जो कैबिनेट मिशन ने कही थी कि इनका चुनाव होगा और चुनाव प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि होगी। चुनाव 3 भागों में होगा। 3 लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी, वो थी सिख के लिए, मुस्लिम के लिए और सामान्य। और अगली बात इन्होंने कही थी वो ये कही थी कि चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से जनता के प्रतिनिधि वोट लेंगे, अर्थात जनता इसमें शामिल नहीं होगी। अप्रत्यक्ष रीति से जनता के प्रतिनिधि इसमें वोट डालेंगे। निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली थी। फिर अगली पीपीटी में जो बात कही गई थी वो ये थी कि जो चुनाव के परिणाम आए उन परिणामों में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, क्योंकि 78 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, अन्य को 108 सीटें प्राप्त हुई। इस अन्य में देशी रियासतों की 93 सीटें भी शामिल हैं। इस प्रकार 389 सीटों के चुनाव हुए थे। फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे 13 दिसंबर 1940 को, और जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुए वो 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुए। हमने BN राव के बारे में समझा। ये संविधान सभा के सलाहकार थे और इन्होंने ही संविधान सभा के गठन के साथ ही संविधान का प्रारूप मोटा मोटा कैसे होगा इसको संविधान सभा को सौंपा था। ये हमारा आज का रिवीजन हुआ। अब हम कुछ ये हटा दीजिए अब पीपीटी, और अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनको आप जवाब देने के लिए कृपया तैयार रहें। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन सरल है।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का पद भारतीय संविधान की विशेषता है। बताइए, संघात्मक विशेषता है कि एकात्मक विशेषता है? लक्ष्मण जी माइक खोल दें लोगों के। राज्यपाल का जो पद है, क्वेश्चन ये आएगा, राज्यपाल का पद भारत के संविधान की विशेषता है, एकात्मक विशेषता कि संघात्मक विशेषता? संघात्मक। नहीं, संघात्मक विशेषता नहीं है। राज्यपाल का पद एकात्मक विशेषता का उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हम जो आपसे पूछ रहे हैं, साधारण बहुमत से संशोधन की कोई प्रक्रिया समझा सकता है? इसकी साधारण बहुमत से संशोधन कैसे होगा? साधारण बहुमत से संशोधन कैसे किया जाता है, कोई बता पाएगा? कोई भी स्टूडेंट बताइए, भले ही आए बने ना बने, जवाब दीजिए। जो सुना है, जो पढ़ा है, उस आधार पर आप इसका बताइए। यार, क्या म्यूट कर दिए क्या माइक लक्ष्मण जी? चालू है, लक्ष्मण जी चालू है सर। चालू है ना? चलिए, कोई बात नहीं, इसको आप पढ़िएगा। अगला मैं पूछता हूँ, संविधान सभा होनी चाहिए, सबसे पहले किस भारतीय नेता ने यह बात कही? बाल गंगाधर तिलक। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम? निकुम प्रीति। निकुंज? निकुम प्रीति। अच्छा, आप किस क्लास में हैं अभी? 13वीं में। कौन सी? 13वीं? FI बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ से कर रही हैं बीए फर्स्ट ईयर आप? नंदुरबार। नंदुरबार, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बताइए कि कौन से दूसरे भारतीय नेता थे जिन्होंने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए? गांधी जी। गांधी जी। बहुत बढ़िया। अगली बताइए, क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया, किस योजना के तहत किया गया, किस मिशन के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन। आपका क्या नाम है सर? सही बोले, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। किशोर पवार सर। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कैबिनेट मिशन के, हाँ, वेलकम। कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिए, वो मतलब ये प्रस्ताव ये दिया था कि पूरे भारत को क्या 5 वर्गों में बांटा जाए, बात सही है? नहीं। नहीं, 3 वर्गों में बांटा जाए, ये बात सही है। 3 वर्ग कौन कौन से थे? ग्रुप ए में हिंदू। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में कौन सा बाहुल्य था? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र शामिल थे क्या ग्रुप ए में? हिंदू। और ग्रुप बी में जो मुस्लिम हिंदू बाहुल्य क्षेत्र शामिल थे क्या? ये बात सही है? गलत। तो कौन सा क्षेत्र शामिल था? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। बलूचिस्तान। मुस्लिम हिंदू बलूचिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए ग्रुप बी में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, उनके नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? कौन कौन से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उस समय? पहला था सिंध, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा था नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और चौथा था पंजाब। पंजाब। और ग्रुप सी में 2 क्षेत्र शामिल थे, उनका नाम बताइए। असम और बंगाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? तुषार पवार सर। अच्छा, अभी आपने इसके पहले भी बोला था। जी हाँ। हाँ, अच्छा, जो कैबिनेट मिशन ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि पहले ये तीनों ग्रुप, ये बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। पहले ग्रुप ए बी सी भारत के संविधान का निर्माण करेंगे और उसके पश्चात अपने अपने संविधान का निर्माण करेंगे। क्या ये बात सही है? सही है। नहीं, गलत है ये बात? गलत है। गलत है। तो सही क्या है? तो सही क्या है? पहले उन राज्यों का संविधान बताइए। निर्माण करेंगे, बाद में भारत का संविधान निर्माण करेंगे। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन द्वारा स्वीकार कर लिया। क्या यह मैं सही कह रहा हूँ? सही। सही कह रहा हूँ? बताइए ईश्वर जी। सर क्वेश्चन क्या था? क्या पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया? बात सही है? नहीं नहीं। बहुत बढ़िया, अस्वीकार किया गया था। टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 359। संविधान सभा का जो गठन हुआ 359। 389 359। सदस्य। बहुत बढ़िया। 389। 389 सदस्य, हाँ। जिसमें ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? 292। बहुत बढ़िया। चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य थे? 4। चार सदस्य। चीफ कमिश्नरियों के नाम बताइए। दिल्ली, अजमेर, ब्रिटिश, और फ्रेंच। कुर्ग। कुर्ग कुर्ग। देशी रियासतों से कितने सदस्य आने थे? 93। 93। बहुत बढ़िया। जो इनका चुनाव होना था वह चुनाव तीन प्रकार के चुनाव जो है, जैसे कि 3 लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी। वो कौन कौन से थे? सिख के लिए सीटें आरक्षित थी, मुस्लिम के लिए सीटें आरक्षित थी और सामान्य सीटें थी। चलिए ये बताइए, जब परिणाम आए संविधान सभा के तो कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की? 208। 208। चलिए, अब मैडम नहीं जवाब देंगी, अब कोई दूसरा जवाब देगा। ओके। मुस्लिम लीग के लिए जो 78 सीटें आरक्षित थी, उसमें से मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? अरे सॉरी, मैं गलत बोल गया। मुसलमानों के लिए जो 78 सीटें आरक्षित थी, उन 78 सीटों में से मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 73। 73। चलो, अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? 22 दिसंबर। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बहुत बढ़िया। अब आप भी नहीं बोलेंगे, किसी तीसरे को मौका देंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा।
नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा को तो मतलब बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। हाँ, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? BN राव। उद्देश्य प्रस्ताव VN राव ने नहीं रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य Sorry. प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव किस दिनांक को पारित हुआ? 22 जनवरी 1947। बहुत बढ़िया। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव। राव। BN राव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इस सेशन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है स्टूडेंटों को डाउट नहीं है। लक्ष्मण जी, फिर क्या बंद करें आज का सेशन? जी सर। तो ठीक है, अगले सेशन में अगले संडे को हम फिर मिलेंगे। सर पहला नई लेक्चर चीजें। पॉलिटी रहेगा अगले संडे। हाँ, पहला लेक्चर पॉलिटी कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो पॉलिटी कर देंगे या वो कर देंगे, तो आप उस हिसाब से विज्ञापन लगा दीजिएगा, चाहे पॉलिटी का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद जो आप लोगों ने सुना मुझे। ठीक है लक्ष्मण जी, ओके सर। बंद करें? जी ओके, जी, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम 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 सब लोग।